गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभियुक्त हूँ और आज आपकी क्लास चल रही है और टॉपिक है आपका बीए पार्ट फर्स्ट, बीए फर्स्ट ईयर। देखिए, आपको हमने प्रकृति के 5 नियमों में से 2 नियम कराए थे। पहला था हमारा आपका बहते हुए या नदी के जल के कार्य और दूसरा था हमारा वायु और उसके अपरदनात्मक और उत्पन्न स्थल रूप। तो देखिए, आज हमारा तीसरा जो है वो टॉपिक है वो है हिमनद के कार्य और हिमानीकृत स्थलाकृतियां, यानी हिम से बनने वाले जो स्थल रूप है हम उसका अध्ययन इसमें करेंगे। द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी। तो देखिए, आपको पता होगा ग्लेशियर के बारे में, आपने बर्फ के बारे में सुन रखा होगा, ग्लेशियरों के बारे में सुन रखा होगा, है ना। तो देखिए, ग्लेशियरों से भी क्या है, ये भी एक प्रकृति की शक्ति है जो कई सारी चीजों वस्तुओं का निर्माण करती है। इनके द्वारा भी अपरदन के कार्य किए जाते हैं और इनके द्वारा भी जो है वो निक्षेपण के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ना। तो ये भी एक प्रमुख जो है इस अपरदन के सक्रिय कारक है और ये भी हर समय कार्य करते रहते हैं। देखिए, तो हिमनदों के बारे में आपने सुना होगा, आपने हिमनदों के बारे में सुना होगा, है ना। हिमनद, है ना। हिमटोपी के बारे में सुना होगा आपने, है ना। और आपने महाद्वीपीय हिमनद के बारे में सुना होगा। महाद्वीपीय हिमनद होते हैं, है ना। घाटी हिमनद होते हैं। तो देखिए, इनका जो विभाजन किया है वो किसने किया है? एहलमन महोदय ने इसका विभाजन किया है। 3 प्रकार के मुख्य बताए इन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया है आपका महाद्वीपीय हिमनद, घाटी हिमनद और एक गिरिपद हिमनद। 3 बताए इन्होंने। गिरिपद, है ना, फुटस्टेप्स होता है, जो फुटस्टेप्स होते हैं। गिरिपद यानी पर्वतों की जो निचले इलाके होते हैं, है ना, उसमें हिमनदों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं। तो देखिए, आज इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमटोपी क्या होती है ना। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप बता लो इनको वीडियो पॉज करके। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिमटोपी। देखिए, हिमटोपी क्या होती है या हिमरेखा, है ना। हिमरेखा क्या होती है? देखो, हिमरेखा, देखिए, हिमरेखा एक रेखा होती है और ये वो रेखा होती है जो ये निर्धारित करती है कि इस रेखा के ऊपर कभी भी हिम पिघलेगी नहीं, है ना। देखिए, हर प्रकार के पर्वतों में एक हिमरेखा होती है ना, जिससे ये पता चलता है कि इसके ऊपर जो है हिम जो है पिघलेगी नहीं, है ना। देखिए, अक्षांशों का इस हिमरेखा पर काफी प्रभाव पड़ता है, स्नो लाइन पर काफी प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास आते जाते हैं वैसे वैसे हिमरेखा को ऊंची होती जाती है। कैसे, समझिए, है ना। आपने देखा होगा जो ग्रीनलैंड है, उत्तर में स्थित है ग्रीनलैंड, यहां लिखूंगे। जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में हिमरेखा की ऊंचाई है वो 666 मीटर के आसपास पाई जाती है ना। 666 मीटर के आसपास पाई जाती है ना। इसके बाद नॉर्वे और दक्षिणी अलास्का में, ये पाई जाती है आपकी 1666 मीटर। इतनी ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है, मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको और ये पिघलती नहीं है ना। इसके बाद आप जैसे हिमालय पर्वत में आ जाओगे तो हिमालय में जो पर्वत में वहां पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा मिलती है ना। आप और दक्षिण में चले जाओगे तो 4300 से 5300 मीटर के बीच में मिलती है। 4300 से 5300 मीटर। देखिए, पश्चिमी हिमालय में तो 4300 मिलती है, पूर्वी हिमालय में 5300 मीटर मिलती है ऊंचाई पर हिमरेखा। इसका एक कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है हमारा, जो आपके पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, 7 बहने हैं ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां पर हिमरेखा थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है, क्योंकि वहां पर जो है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता युक्त पवनें पहुंच जाती है, इससे हिम पिघल जाती है ना। पश्चिम में क्या है, हिमरेखा कम ऊंचाई पर मिल जाती है। इसके बाद भूमध्य रेखा पे आप जाओगे
तो वहां कोई और पर्वत होगा तो वहाँ 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपको हिमरेखा मिलेगी। तो देखिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है ना। ग्रीनलैंड में तो हिमरेखा जो है 666 मीटर ऊंचाई की मिल जाती है, यानी वहाँ पर कोई पर्वत है 666 मीटर ऊंचा है तो वहीं पर उसको बर्फ की मिल जाएगी आपको। नॉर्वे में थोड़ी बढ़ जाती है, हिमालय पर आकर और बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिमरेखा की लंबाई वो सॉरी ऊंचाई बढ़ती जा रही है ना। हिमरेखा वो एक स्थायी रेखा होती है जिसके ऊपर बर्फ नहीं पिघलती है ना। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप इस हिमरेखा की ऊंचाई नीचाई में परिवर्तन होता रहता है, कभी नीचे खिसक गई, कभी गर्मी ज्यादा पड़ गई तो हिमरेखा थोड़ी ऊंची चली गई है ना। यानी हिमरेखा एक प्रकार की रेखा होती है जहां पर पर्वतों के जिसके ऊपर पर्वतों पर सदैव जो है बर्फ जमी रहती है ना। देखिए अब इसके अलावा तो देखिए हम देखिए तो हिमनद होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया महाद्वीपीय हिमनद होता है, क्या होता है महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं इनको, महाद्वीपीय हिमनद है ना, महाद्वीपीय हिमनद होता है। देखिए महाद्वीपीय हिमनद क्या होते हैं, ये महाद्वीपों पर पाई जाती है ना, उसे महाद्वीपीय कहते हैं। कभी कभी जो हिमनद का विस्तार है वो इतना अधिक हो जाता है कि पूरा का पूरा महाद्वीप ही जो है बर्फ से जम जाता है ना। जैसा कब हुआ था आज से 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व एक काल हुआ था पृथ्वी प्लीस्टोसीन, मैंने आपको लिखाया था शुरुआत में, प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर बिछ गई थी है ना। तो अमेरिका में उस समय क्या हुआ था, बर्फ की चादर बिछ गई थी और पूरा अमेरिका जो है बर्फ की चादर से ढक गया था है ना। तो देखिए और यूरोप भी ढक गया था, तो काफी बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी के थे वो महाद्वीप थे वो ढक गए थे ना, इसी कहते हैं महाद्वीपीय हिमनद है ना। तो ये पूरे महाद्वीप जो है वो बर्फ की मोटाई से ढक गए थे है ना, उसको कहते हैं महाद्वीपीय हिमनद है ना। ये काफी विस्तृत होते हैं, काफी बड़े क्षेत्र पर फैले होते हैं, इसलिए इनको महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। कई हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैले रहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है देखिए पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद है ना, पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद, पर्वतीय। देखिए जैसे ये पर्वतीय हिमनद जो पर्वतों पर पाए जाते हैं है ना, पर्वतों पर पाए जाने वाले हिमनद होते हैं उनको पर्वत कहते हैं, हिमालय पर्वत पर है ना, हिमालय में मिलते ना, हिमालय में बहुत सारे हैं, बाल्टो है, सियाचिन है, ग्लेशियर है ना, कई सारे ग्लेशियर्स हैं हिमालय में भी। और इसीलिए इसको मैंने आपको बताया था तीसरा क्या कहते हैं हम, इसीलिए हम इसको तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल भी कहते हैं। पहला तो कौन सा उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो गया क्योंकि वहां पर सदैव बर्फ जमी रहती है। ऐसे हिमालय को तीसरा ध्रुव कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमेशा कुछ ऐसे ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं। इसके बाद घाटी हिमनद होता है। देखिए जब पर्वतों से जो हिमनद जो है उतर करके नीचे घाटियों में आ जाता है तो उसको घाटी हिमनद कहते हैं है ना, वैलियों में उतर जाता है, घाटियों में उतर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं घाटी हिमनद कहते हैं। फिर होता है गिरिपद हिमनद है ना, तीसरा गिरिपद। गिरिपद क्या होता है, जब पहाड़ों से नीचे तलहटी तक उतर आता है तो उसको हम कहते हैं गिरिपद हिमनद है ना। परंतु गिरिपद जब हिमनद जो पहाड़ों से गिरिपद या तली में उतर के आता है, उनकी फुट स्टेप्स पर उतर के आता है तो इस हिमनद का विनाश होना शुरू हो जाता है और ये पिघलने लगता है क्योंकि नीचे आने पर तापमान जो है तेजी से बढ़ने लगता है ना। तो इसी वजह से क्या है पिघल जाते हैं तो हिमनद का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे 3 हिमनद हैं आपके, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद और पर्वतीय हिमनद और घाटी हिमनद, और तीसरा है गिरिपद हिमनद। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये आपको केवल समझाने के लिए था है ना। अब समझाने के लिए क्या था देखिए, अब क्या हिमनद के अपरदन से उत्पन्न स्थलभूत। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हर जो है प्रकृति की शक्ति है वो अपने आप में अपरदन करती है और अपरदन कुछ विशेष रूप से करती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो जलीय बहते हुए जल के थे वो क्या कर रहे थे अपरदन करने के लिए, उसके रूप कौन कौन से थे बहते हुए जल में, नदी जल में है ना, बहते हुए जल में कौन कौन से अपरदन के रूप थे उनके, तो कई थे ना। मैंने आपको बताया था अपघर्षण था है ना। अपघर्षण में क्या होता है कि जो नदी के साथ जो चट्टान जो टुकड़े चलते हैं वो अड़ोस पड़ोस में खिंचते रहते हैं धरातल को, उसको कहते हैं अपघर्षण। सन्निघर्षण था, सन्निघर्षण। एक जलयोजन या हाइड्रेशन था, जलयोजन है ना। और क्या था, सन्निघर्षण हो गया, अपघर्षण हो गया
चलिए, तो ऐसे करके 4 बताए थे मैंने आपको, ऐसी वायु में बताए थे मैंने संधि घर्षण, उसमें कण आपस में टकरा देते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो हिमनद है ना, वो केवल 2 ही रूपों में अपवर्तन करता है ना। पहला होता है उत्पाटन या प्लकिंग। इसका मतलब होता है उखाड़ना। ओके, प्लकिंग होता है इसका मतलब, यानी कि उखाड़ना, है ना, या हटाना। दूसरा होता है इसका जो अपघर्षण। तो ये यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, उत्पाटन और अपघर्षण। उत्पाटन में क्या होता है, जब हिमनद चलता है, गति करता है, तो वो उसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उनको उखाड़ देता है ना। वो क्या करता है, उनको उखाड़ देता है, तो इसके द्वारा भी जो बड़ी बड़ी चट्टानों को वो तोड़ डालता है, इसको कहते हैं उत्पाटन। अपघर्षण क्या होता है, जब हिमनद के साथ कई प्रकार के कंकड़ पत्थर उसके साथ तली में हो जाते हैं, तो उसके साथ वो कंकड़ पत्थर भी चलने लगते हैं, और उसके साथ चलने से क्या करता है, वो अपनी नीचे की चट्टानों को घिसता वो चलता है, तो उसको यहाँ को हम कहते हैं अपघर्षण, है ना। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण है, आपको इनको ध्यान रखना है, इस बात का स्मरण रखना है कि हिमनद में केवल 2 ही रूप होते हैं अपवर्तन के, है ना, उत्पाटन और दूसरा अपघर्षण, है ना। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट आती है कि हिमनद गति क्यों करते हैं, हिमनद गति क्यों करते हैं। देखिए हिमनद क्या होता है, हिमनद जब किसी पहाड़ पर जम जाते हैं, यानी बर्फ जम जाती है, तो क्या वो गुरुत्व बल के प्रभाव से गति करते हैं, गुरुत्व बल के। जब इनमें इतना बोझ हो जाता है पहाड़ों पर कि वो सह नहीं पाते, तो गुरुत्व के प्रभाव में क्या करते हैं, वो सरकने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमनदों की गति कहते हैं ना। बहुत मामूली गति होती है, परंतु फिर भी ये तेज गति से गति करते हैं और नीचे सरकते रहते हैं। ऊपर से बर्फ आती गिरती रहती है और ये क्या करते हैं, ऐसे ये इनमें गति चलती रहती है, तो इसे हम कहते हैं गुरुत्व बल के अधीन जो है ये हिमनद जो है वो गति करते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण जितने भी पक्ष थे मैंने आपको जो जानने थे वो सब मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे हिमनद के अपवर्तन से उत्पन्न स्थल रूप, कौन कौन सी टोपोग्राफी से, कौन कौन से स्थल रूप हैं जो हिमनद के अपवर्तन से बनते थे। कि सबसे पहला क्या है, यू शेप्ड वैली, यानी यू आकार की घाटी, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यू आकार की घाटी थी और हमने नदी वाले पढ़ी थी वी आकार की घाटी, है ना। तो देखिए ये क्या करता है, जल जो नीचे तक काटता है, इसलिए वी आकार की घाटी निर्माण होता है, परंतु जो बर्फ जो क्या करती है वो नीचे की तली को घिस के वो चलती है, इसलिए इससे जो घाटी निर्माण होता है उसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं, यू शेप्ड वैली कहते हैं ना। इससे जो है यू शेप्ड वैली का निर्माण होता है। देखिए ये हिमनद जो है स्वयं में कोई किसी प्रकार की घाटी का निर्माण नहीं करता है, अब तो ये पहले से ही उत्पन्न जो घाटियां होती हैं उन्हीं को घिस घिस करके चिकना करता रहता है और उन्हें यू शेप में बदल देता है, उन्हें यू शेप में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से नई घाटी निर्माण होता है। सर जी ये पंखा क्यों ना चला रखे तो इससे क्या होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं यू आकार की घाटी। इसके बाद होती है लटकती घाटी। देखिए तो ये चीज को यहाँ पर समझते रहना, यू आकार की घाटी के बाद लटकती हुई घाटियां क्या होती है। लटकती हुई घाटियां समझिए आप, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुख्य घाटी है ना, कोई हिमनद की मुख्य घाटी है, तो ऊपर से पहाड़ पर से कोई और घाटी है जो, और वहां से कोई हिमनद जो है इसमें लटक रहा है, तो यू आकार की घाटी है उसके ऊपर घाटी स्थित है ना। तो ऐसा लगता है जैसे हिमनद जो है इसमें लटकी हुई घाटी है ना, लटक रही है ऐसे घाटी, इस नीचे वाली घाटी ऊपर वाली घाटी लटक रही है ना, तो इसको हम कहते हैं यू शेप्ड वैली, है ना। ये अधिकांश से जो है आसानी से हिमनद वाले क्षेत्रों में देखी जाती है ना। इनको हम लटकती हुई घाटियां कहते हैं, हैंगिंग वैलीज इनको कहते हैं। इनको हम प्रपाती घाटियां भी कहते हैं। प्रपाती कैसे, क्योंकि ये जब हिम पिघल जाती है तो ये प्रपात बन जाता है, इसमें मुख्य घाटी में पानी ऊपर वाली घाटी का नीचे वाली घाटी में गिरना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रपाती घाटी, है ना। कि प्रपात का निर्माण, वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है, बर्फ पिघलती है तब। हालांकि बर्फ नहीं पिघलती है तो ये लटकती हुई बर्फ जो है इनमें लटकी रहती है, और इसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटियां, है ना। इसके बाद तीसरा है सर्क या हिमगेहर, है ना। सर्क, देखिए सर्क एक बहुत ही विचित्र स्थलाकृति है जो इसमें बनती है ना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, और ये क्या है, हिमानीकृत जो पर्वतीय भागों में ही अधिकांशतः मिलती है, पर्वतीय भागों में, जहां पर कैसे ये क्षेत्र है, हिमानीकृत क्षेत्र है, उन्हीं भागों में ये
मिलती है ना। इन घाटियों को हम कहते हैं ये मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार से अर्धवृत्ताकार कटोरे की आकृति होती है, उल्टे कटोरे की आकृति। मैं आपको उसका चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये है ना, और ये देखिए, ये मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूँ। ये देखिए, ये किसी पर्वत से जो है वो हिमनद उतर रहा है। ये मान लीजिए कोई पर्वत है ना, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, और ये क्या है, ये बर्फ है जो उतर रही है इससे, है ना। तो ये देखिए उल्टे कटोरे की आकृति बन जाती है ऐसी, है ना। और इसी को हम कहते हैं सर्ग, है ना। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आरामदायक कुर्सी हो, है ना। कुर्सी किसी है कि नहीं, देखिए कुर्सी है कि नहीं, देखिए आरामदायक कुर्सी हो, ऐसा लगता है इसको। इसी को, इसकी आकृति को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सर्ग, है ना। ये प्राय जो है हिम से भरे रहते हैं। कभी कभी इनमें जो है हिम पिघल जाती है, जिससे जल गड्ढा भर जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिर्फ सर्ग बेसिन कहते हैं या सर्ग झील कहते हैं। जब इसमें क्या है, ये बर्फ पिघल जाती है, ये बर्फ पिघल जाती है यहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं, सर्ग झील कहते हैं इसको। और जिसमें सर्ग बहता है उसको हम सर्ग बेसिन कहते हैं। तो देखिए ये आरामदायक कुर्सी की बैठी हुई जैसी आकृति है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्ग कहते हैं। इसको कोरी भी कहते हैं, सर्ग को हम क्या कहते हैं, कोरी भी कहते हैं इसको। और देखिए इसके कुछ विभिन्न विभिन्न नाम है ना, क्योंकि जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, कोरी कहते हैं। जर्मनी में क्या कहते हैं हम इसको, कोरी कहते हैं, कोरी। ओके, ध्यान रखना इस बात का। देखिए ये आसानी से मिल जाती हैं बर्फीले भागों में, जैसे क्या है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, अमेरिका में हो गया, है ना। जर्मनी में भी कुछ जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ बर्फ जमी रहती है, उनमें भी मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरी चीज है, वो है टार्न, है ना। टार्न क्या होता है, देखिए मैं जो सर्ग की बेसिन में जो गड्ढे के कारण झील बन जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्ग झील कहते हैं, टार्न झील कहते हैं उसको। इसी को हम क्या कहते हैं, टार्न कहते हैं। सर्ग की बेसिन में एक छिछली झील बन जाती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो उसमें पानी भर जाता है ना। तो इसी बेसिन में एक झील बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, टार्न झील या टार्न कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अरेत या तीक्ष्ण कटक, एरेटिव या तीक्ष्ण कटक, है ना। देखिए ये क्या होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब होते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक। तीक्ष्ण कटक तो देखिए अरेत या तीक्ष्ण कटक क्या होता है। देखिए पर्वतीय भागों में क्या होता है, जब कभी दो सर्ग क्या होता है, एक दूसरे को सरकने लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्ग ये था यहाँ पर, है ना, और ये पर्वतीय भाग है ना, और एक सर्ग इस साइड था, है ना। तो ये देखिए एक सर्ग तो इस साइड था, और ये क्या एक दूसरे की अपर्दन बर्फ क्या करती है, इस पर्वतीय भाग को मान लीजिए काटती रहती है। ये इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये मान लीजिए बर्फ है, हिम है ना, ये पाई आ रही है इसमें, ये हिम है, देखिए इसमें पाई आ रही है। तो क्या होता है, बर्फ क्या करती है, ये प्लगिंग के द्वारा अपर्दन करती रहती है चट्टानों में। तो दो सर्ग एक दूसरे के पास खिसक के आने शुरू हो जाते हैं ना, और एक बीच का भाग जो नुकीला रह जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अरेत कहते हैं या तीक्ष्ण कटक कहते हैं ना, क्योंकि तीक्ष्ण दिखाई देता काफी नुकीला होता है ना, इसलिए इसको तीक्ष्ण कटक कहते हैं। एरेटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, एरेटी भी कहते हैं इसको। मैंने लिखा है देखिए ARET, इसको हम कहते हैं तीक्ष्ण कटक। जब दो सर्ग एक दूसरे के पास रख के आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं, क्योंकि हिम के द्वारा, अपर्दन के द्वारा ये चट्टान कटती जाती है और दोनों एक दूसरे के पास खिसकते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक, है ना। इसके बाद होता है हॉर्न या ग्रीसन, है ना। सॉरी, इसके बाद क्या है आपका भेड़ पीठ या सेल या रॉस मोटोल। देखिए ये क्या होता है,
सॉरी श्रृंग पुच्छ है। इसके बाद है श्रृंग एवं पुच्छ, श्रृंग एवं पुच्छ, क्रैग एंड टेल। देखिए ये क्या होता है ना। देखिए ये इस प्रकार की संरचना कब बनती है, जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी प्लग है और बीच में आ गया वो जो हिमनद की दिशा है, मानिए हिमनद जो चल रहा है इस साइड में है ना, और ये कोई ज्वालामुखी प्लग आ गया बीच में है ना, तो हिमनद क्या करेगा, इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, इसको अपर्दन करने की कोशिश करेगा। तो इसको अपर्दन करते समय क्या करेगा वो, जब अपर्दन करेगा तो इस पर ऐसे चढ़ तो पाएगा नहीं एकदम है ना, क्योंकि हिमनद तो चढ़ने के लिए काफी तो यहाँ पर खट्टा हो जाता है, तो इसको काफी मात्रा में अपर्दित करने की कोशिश करेगा। और जब दूसरी तरफ से उतरेगा है ना, तो इस साइड में क्या होगा, ढाल जो है काफी मंद हो जाएगा है ना, ये बर्फ का जो ढाल है वो काफी मंद हो जाएगा है ना। जिस तरफ से जो है ये जो आ रहा है ना, हिमनद इस साइड, हिमनद की दिशा किस साइड से, हिमनद की दिशा इस साइड से है ना, इस तरफ से हिमनद चल रहा है ऐसे। तो जब उसके मार्ग में कोई ज्वालामुखी प्लग आ गया या कोई चट्टान आ गई जो अपर्दित नहीं हो सकती आसानी से, तो हिमनद क्या होता है, उसको काटने पीटने की कोशिश करता है, उखाड़ने की कोशिश करता है, उसको उत्पाटित करने की कोशिश करता है, परंतु उसमें वो सफल नहीं हो पाता, उसको धीरे धीरे अपर्दित करता है। और जब दूसरी तरफ से करता है तो दूसरी तरफ का ढाल जो मंद हो जाता है ना, यानी जिस तरफ से हिमनद जो है चढ़ता है इस चट्टान पर, इस प्लग पर, तो क्या होता है ये वाला इस हिस्सा जिस तरफ से चढ़ता है ये ऊबड़ खाबड़ हो जाता है ना, और जहां से उतरता है दूसरी तरफ से ये हिमनद जो उतर रहा है यहाँ पर इस साइड में, तो ये ढाल जो मंद वाला हो जाता है। तो ये इसी को हम कहते हैं श्रृंग पुच्छ है ना। तो ये जो पीछे वाला भाग है ये श्रृंग जैसा लगाई लगता है ना, और ये पतली सी पीछे पूंछ सी निकल जाती है, क्योंकि इस पर क्या होता है, जो हिमनद है वो संरक्षण प्रदान करता है, इसी वजह से संरक्षण प्रदान करने से यहाँ पर जो ढाल वो मंद हो जाता है, तो ये पूंछ जैसा लगता है और ये श्रृंग जैसा लगता है, इसलिए इसको श्रृंग एवं पुच्छ यानी क्रैग एंड टेल भी कहते हैं है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इस्तेलाह करती है। इसके बाद अगली जो टोपोग्राफी है वो है भेड़ पीठ सेल या लॉस मोटोने, भेड़ पीठ सेल या लॉस मोटोने। देखिए ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि श्रृंग एवं पुच्छ में कि जिस तरफ से वो चढ़ता है हिमनद, वो वाला ढाल जो है ऊबड़ खाबड़ होता है, और जब जहाँ से उतरता है वो क्या होता है, मंद होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ढाल मंद है, और यहाँ पर क्या है, तीव्र ढाल है ना, ऊबड़ खाबड़ है ना। तो जिस तरफ से चढ़ रहा है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़, जिस तरफ से उतर रहा है वहाँ मंद है ना, इतनी बात को ध्यान रखना। इसके बाद अगला है आपका टॉपिक, वो है भेड़ पीठ या भेड़ पीठ सेल। इसको देखिए कैसे समझिए, भेड़ पीठ सेल कहते हैं इसको, या मेष शिला भी कहते हैं इसको, मेष शिला या भेड़ पीठ या भेड़ पीठ सेल। देखिए ये क्या होती है, भेड़ पीठ सेल। देखिए कभी कभी हिमनद के मार्ग में क्या होता है, कुछ चट्टान के टुकड़े या टीले मिल जाते हैं, जैसे मान लो कोई टीला मिल गया, हिमनद उन पर चढ़ने का प्रयास करता है ना, है ना। हिमनद क्या करता है, उन पे चढ़ने का प्रयास करता है इस तरह से। तो देखिए ये मान लीजिए हिमनद की दिशा है प्रवाह की, हिमनद ऐसे चल रहा है, ऐसे प्रवाहित हो रहा है, और मान लीजिए उसके बीच में टीला आ गया, तो क्या वो एकदम उस पर नहीं चढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे अपना ढाल बनाता हुआ जाएगा। पहले हिमनद अपना ढाल बनाएगा, तो जिस तरफ से चढ़ेगा उस तरफ मंद ढाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड मंद ढाल है, और जिस तरफ से टीले को पार करके जब उतरेगा तो ढाल उसका कैसा हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ ढाल है, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा यहाँ पर, ढाल हो जाएगा यहाँ पर। इस तरफ देखिए ये हिमनद है, कोई इसके मार्ग में क्या आ रहा है, कोई चट्टान आ गई, कोई टीला आ गया है ना, तो इसको ये पार कर रहा है। तो जिस तरफ से चढ़ रहा है उस तरफ से क्या होता है, मंद ढाल है, और जिस तरफ से उतर रहा है उस तरफ खड़ा ढाल है। तो देखिए यहाँ पर भेड़ पीठ में, और इससे पहले मैंने आपको श्रृंग और पुच्छ कराया था, उसमें दो अंतर थे। श्रृंग एवं पुच्छ में जिस तरफ से चढ़ रहा था वहां तो ऊबड़ खाबड़ था, और जिस तरफ से उतर रहा था वहां मंद ढाल है। यहाँ पर देखिए भेड़ पीठ सेल में क्या हो रहा है कि जिस तरफ से चढ़ रहा है उस तरफ से मंद ढाल है, और जहां से उतर रहा है वहां खड़ा ढाल है, ऊबड़ खाबड़ ढाल है, तो दोनों में उल्टा है, ध्यान रखना इस बात का है ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं भेड़ पीठ सेल। अब इसको भेड़ पीठ सेल क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे जब किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर ऐसे जब कई सारी संख्या में मिलते, समूह में मिलते हैं ऐसे जो भेड़ पीठ सेल से, तो दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे भेड़ें बैठी हुई है ना, पीठ करके भेड़ें बैठी हुई है, क्योंकि सफेद होती है ये आपको पता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भेड़ पीठ सेल या लॉस मोटोने कहते हैं ना, क्योंकि इसका अध्ययन जो है इसका नाम जो है लॉस मोटोने
डी सोशल महोदय ने दिया था, गॉस मोटो ने, है ना। भेड़कीट सेल जर्मन भाषा का शब्द है, इस चीज को गॉस मोटो ने कहा गया है ना। तो ये आपने समझ लिया कि जब चलते हुए हिम्मत के रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है, कोई टीला आ जाता है, तो हिम्मत उसको चढ़ने के लिए क्या करता है, बंद ढाल का निर्माण करता है। जब चढ़ जाता है दूसरी तरफ से उतरता है तो दूसरी तरफ खड़ा ढाल निर्माण हो जाता है। तो चढ़ने वाली तरफ मंद ढाल होता है, उतरने वाली तरफ जो है ऊंचा नीचा ढाल, ऊबड़ खाबड़ ढाल होता है। इसको कहते हैं भेड़कीट या गॉस मोटो ने। और जबकि संगमरमर पुच्छ में क्या होता था, जिस तरफ से चढ़ता था उस तरफ कठोर ढाल था, ऊबड़ खाबड़ ढाल था, जिस तरफ से उतरता था वहां जो है मंद ढाल था। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हिम सोपान, समझते जाइए किन चीजों को। हिम सोपान, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिम सोपान को ग्लेशियर स्टीयरवे। स्टीयर माने क्या होता है, सीढ़ियां, है ना। हिम सोपान देखिए ये क्या होता है। देखिए पर्वतों पर जब ये हिम्मत उतरते हैं, है ना, जब हिम्मत जो है पर्वतीय भागों से उतरते हैं, है ना, तो उतरते समय क्या होता है, एक स्टेप्स का निर्माण हो जाता है ऐसा, है ना। ये ऐसे स्टेप मतलब सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है। ये सीढ़ियां कोई छोटी मोटी नहीं होती है, कई सैकड़ों फीट से लेकर 1000 फीट तक ऊंची हो सकती है। इसलिए इनको दैत्याकार सोपान भी कहा जाता है। जैसे कि किसी दैत्य को भी चढ़ता हो इन पर, है ना। तो इन पर क्या होता है, इन पर जो है इन्हें कहते हैं हिम सोपान। ये यहाँ पर मिलते हैं किसी में जो हिमानी वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय जहाँ पर हिमानी पाई जाती है वहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। ये 100 फीट से लेकर के 1000 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और कई किलोमीटर तक लंबाई इनकी हो सकती है, हिम सोपान होती है ना। तो इन हिम सोपानों को हम क्या कहते हैं, हिम सोपान कहते हैं। इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, हिम सोपान कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसके बाद है आपका पैटर्नास्टल झील। देखिए ये क्या होता है, देखिए जब ये हिम सोपान करते हैं कि तली में उतरते समय जब हिम इन पर से उतरती है, हिम ऐसे उतरती है इन पर से, है ना, उतर रही है, ये चढ़ के उतरती आ रही है। तो तली में क्या होता है, यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, उनमें क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं ना। और मान लीजिए हिम सोपानों के आधार के पास में गड्ढे बन जाते हैं। ये ऐसे देखिए ऐसे गड्ढे बन रहे हैं ये, है ना। कभी कभी क्या होता है, इनमें हिम पिघल जाती है तो इनमें जल भर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक झील का निर्माण हो जाता है। इसी झील को हम क्या कहते हैं, पैटर्नास्टल झील कहते हैं। पैटर्नास्टल झील या लेक कहते हैं। तो देखिए हिम सोपान के अंतर्गत ही जब इस पर से जो है आपका हिम उतरती है ना, ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो उसके तली में क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे फलस्वरूप मान लीजिए बर्फ पिघलने पर जल भर जाता है, तो इससे झील का निर्माण हो जाता है। और इस झील को हम क्या कहते हैं, पैटर्नास्टल झील कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और कलाकृतियां भी हैं जो अपरदन से बनती हैं। तो उनमें है आपकी, एक है हॉर्न या ग्रीसन, एक है हॉर्न, मैंने आपको लिखा ही नहीं है इसमें, आप लिख लेना आगे, हॉर्न या ग्रीसन। और एक और है नुनाटक। देखिए ये क्या होता है, हॉर्न या ग्रीसन। देखिए ये क्या होता है, ये भी एक विचित्र कलाकृति है ना। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जहां पर जो है आलेख बताया था मैंने आपको, है ना। आलेख में क्या होता है, दो सर्ग जो है एक दूसरे के पास खिसक करके आ जाते हैं, है ना। ये सर्ग दो पास जो उतर के एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि बर्फ जो है इनको काट काट के इनके पास लेते आती है, चट्टान को पास लेके आती जाती है। तो इस प्रकार से एक तीक्ष्ण कटक का निर्माण हो जाता है। इस तीक्ष्ण कटक को ही कहते हैं हॉर्न, है ना। दूर से देखने पर ये हॉर्न की तरह लगता है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नुकीली चोटी को। इसी तरह जो ऊपर नुकीली सी चोटी बन जाती है इसको हम कहते हैं हॉर्न, है ना। कभी कभी क्या होता है, बर्फ इसका इतना अपरदन कर देती है कि इसमें गड्ढे बन जाते हैं और जो है जो इसमें एक गड्ढा बन जाता है ना, और इसके जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसको गड्ढे के आसपास देख सकते हैं, इधर से उधर देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉल। क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं ना। ये गड्ढा बन जाता है ना, गड्ढे से क्या है उस पार हम देख सकते हैं ना। इसे हिमानी दर्रा भी कहते हैं, माल बन जाता है इससे, है ना। इसके बाद देखिए क्या है आपका नुनाटक। देखिए नुनाटक क्या होता है,
ग्लेशियर के रास्ते में कुछ चट्टानी टीले होते हैं, है ना, जो नुकीले की तरह खड़े रहते हैं। ग्लेशियर के रास्ते में क्या होता है, कुछ नुकीले या कुछ चट्टानी टुकड़े आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए खड़ा है चट्टानी का टुकड़ा, जब ग्लेशियर चलता है तो वो उसको खींचता रहता है, उससे नुकीले बना देता है। परंतु एक स्थिति ऐसी आती है, इसी नुकीले टुकड़े को हम क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं, है ना। ये जो है ग्लेशियर के रास्ते में ऐसे तमाम चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं, चट्टानी टुकड़े खड़े रहते हैं, जिससे क्या करता है, जो ग्लेशियर होता है, जो आपका हिम होती है, वो क्या करती है, इसको इन चट्टानों को काटती रहती है और ग्लेशियर से नुकीला बना देती है। इसको हम कहते हैं नुनाटक। कभी कभी इसका इतना ज़्यादा अपरदन हो जाता है कि ये पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, है ना, पूर्णतः विलीन भी हो जाते हैं अपरदन के द्वारा। इनको जो है वो जो ग्लेशियर है वो क्या करता है, इनको विलीन कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये आपके अपरदनात्मक स्थलरूप है। इसके बाद है फ्योर्ड, ये अंतिम है आपका अपरदनात्मक स्थलाकृति, है ना, इसको हम कहते हैं फ्योर्ड। तो देखिए फ्योर्ड क्या होता है। फ्योर्ड देखिए, जो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में फ्योर्ड पाए जाते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, है ना, नॉर्वे स्वीडन में या स्वीडन में ऐसी। देखिए ये क्या होती है, ये बर्फीली घाटियां होती हैं जो समुद्र में डूबी रहती है ना। ये फ्योर्ड क्या होता है, बर्फीली घाटियां, है ना, बर्फीली घाटियां होती हैं जो समुद्रों में डूबी रहती हैं, उसी को हम फ्योर्ड कहते हैं ना। ये जो बर्फीली घाटियां हैं या जो समुद्री या जो उत्तरी भाग है, वहां पर जो है वो इतना जो हिम है वो क्या करती है, जो हिम जो आपका चल रहा है यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको, हिमनद। जो हिमनद क्या होता है, वो क्या करता है, पर्वतीय जो उत्तरी भाग है, पर्वतीय भाग है, वहां पर इतना अपरदन कर देता है कि घाटियों निर्माण समुद्र के अंदर तक हो जाता है। ऐसी घाटियों निर्माण समुद्र के अंदर तक हो जाता है, उनमें हिम जमी रहती है ना, क्योंकि उत्तरी भागों में आपको मालूम है उत्तरी ध्रुव के पास क्या है, बर्फ और समुद्र की जगह रहते हैं, जमे रहते हैं, है ना। तो ये ऐसी हिमनद जमी हुई घाटियों को जो समुद्र में डूबी रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं ना। कभी कभी इस समुद्र पर जो घाटियां बनती हैं, उनमें जो घाटियां होती हैं उनमें क्या है, हिमनद द्वारा लाए गए अवक्षेप जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक मैदान सा का निर्माण हो जाता है समुद्र के अंदर ही, है ना। एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई हिमनद है, ऊपर से उतर रहा है और ये समुद्र है पूरा, है ना, ये समुद्र है ना, ये जमा हुआ है पूरा। ये इसने क्या किया, यहाँ पर अपरदन करके अंदर तक घाटियों निर्माण करने जमी हुई है ना। परंतु क्या हुआ, यहाँ पे इसके साथ जो मलबा आ रहा है, जो हिमनद अपने साथ जो मलबा लेके आया उसको भी यहाँ पर अपरदित कर देता है, यहाँ पर विक्षेपित कर देता है, जिससे क्या होता है, एक मैदान से उथला हो जाता है समुद्र यहाँ पे, है ना। फिर आगे समुद्र जो फिर गहरा होना शुरू हो जाता है आगे इसके, है ना। तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्योर्ड का चौकटा। क्या कहते हैं हम इसको, फ्योर्ड का चौकटा। देखिए जो हिमनद अपने साथ जो मलबा लेके आता है, कंकड़ पत्थरों के अपने साथ लाता है, वो जमा करता रहता है, तो इससे क्या होता है, उथला मैदान सा निर्माण हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्योर्ड का चौकटा। कभी कभी क्या होता है, जब सागर तल नीचे चला जाता है तो ये चौकटा समुद्र से बाहर आ जाता है, दिखाई देने लगता है ना। हालांकि देखिए फ्योर्ड और चौकटे के बीच में समुद्र जो है गहरा होने लगता है, परंतु चौकटे पे जाके समुद्र फिर से उथला होने लगता है। चौकटे को जैसे ही आप पार करोगे समुद्र फिर गहरा होने लग जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं फ्योर्ड, है ना। फ्योर्ड क्या होती है, जलमग्न घाटियां होती हैं जो बर्फ से जमी हुई रहती हैं, वो क्या है, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे उत्तरी ध्रुव के पास जो देश हैं उनमें मिलती हैं अक्सर। तो इसको हम कहते हैं फ्योर्ड। तो ये इस प्रकार आपके अपरदनात्मक स्थलाकृति है, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आपके अपरदनात्मक के बाद हम पढ़ेंगे निक्षेपणात्मक स्थल रूप, है ना। हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप। देखिए इनको कैसे समझेंगे हम, कौन कौन से स्थल रूप हैं हिमनद के निक्षेपण से बनते। अब तक क्या होता था कि जो हिमनद के अपरदनात्मक वाले पढ़ रहे थे, अब हम हिमनद अपरदन के नहीं, अब हम हिमनद निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। देखिए ये क्या होती है निर्मित, इसको हम अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो इतना ही, इसे अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये आप पार्ट 2 समझना, पार्ट 1 समझना, इसकी आप पार्ट 1 वीडियो है आपका ये,
हिमनद के कार्य और हिमानीकृत स्थलाकृतियां। इसमें हमने आपके अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को पढ़ा, एरोजनल वाली टोपोग्राफीज थी उनको हमने यहाँ पर स्टडी किया। अब इसके बाद हम निक्षेपण के द्वारा या डिपोजिशनल जो टोपोग्राफीज है उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।